बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भौतिक जगत के बारे में पढ़ा था, भौतिक विज्ञान में। और उसमें हमने भौतिक विज्ञान को बताया कि उसे दो भागों में विभक्त किया गया, और एक सूक्ष्म भौतिकी होगा और एक स्थूल भौतिकी होगा। स्थूल भौतिकी में प्रकृति की वही घटनाएं जिनका दृश्य रूप होता है, जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाश की, उष्मागतिकी, विद्युत की, ठीक है। इन घटनाओं का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सब जो है स्थूल भौतिकी में आते हैं। और उन घटनाओं को जिनका दृश्य रूप नहीं होगा, जैसे परमाणुीय घटना, नाभिकीय घटनाएं, ठीक है, तो या आणविक घटनाएं, ठीक है, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इन ऐसी घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं परमाणुिक आधार पर, नाभिकीय आधार पर, तो उसे कहेंगे कि जो है ये सूक्ष्म भौतिकी है। तो इस तरह से भौतिकी को दो पोर्शन में विभाजित कर दिया गया, सूक्ष्म भौतिकी और स्थूल भौतिकी। आज हम देखेंगे कि भौतिक नियमों की प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति में क्या होता है, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं, अर्थात वे नियत नहीं रहती, उनका मान बदलता रहता है। परंतु कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी हैं जो समय के साथ में बदल जाती हैं। तो जो भौतिक राशियाँ समय के साथ बदल जाती हैं उन्हें हम लोग जो है कहेंगे कि वे संरक्षित नहीं हैं। परंतु कुछ भौतिक राशियाँ जो समय के साथ नहीं बदलती हैं तो उन्हें कहा जाएगा कि वे भौतिक राशियाँ संरक्षित हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु जा रही है चलते हुए, उसका अपना कुछ द्रव्यमान है, तो जब बस चल रही है तो उसकी चाल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चलती हुई वस्तु को उसके चाल के बदलने से उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक भौतिक राशि जो चाल है वो समय के साथ बदल रहा है, और दूसरी भौतिक राशि जो द्रव्यमान है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है। अर्थात द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है, परंतु चाल संरक्षित नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे निकाय होते हैं, कुछ ऐसे भौतिक निकाय हैं जो संरक्षण नियम का पालन करते हैं। वह संरक्षण नियम कौन कौन से हैं? पहला जो है वो ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण क्या है कि इसके अनुसार जो है ऊर्जा हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा हम नष्ट कर सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भौतिक राशि ऊर्जा है ये कैसी राशि है? एक संरक्षित राशि है। इसका जो परिमाण है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके रूप को हम लोग बदल सकते हैं। जैसे जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी जो बोलने से जो ऊर्जा निकल रही वो ध्वनि ऊर्जा है, ठीक है। जब ये माइक्रोफोन में जाती है तो वह ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। इसी तरह से जो है जो बैटरी होती है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम उससे बल्ब जलाते हैं, ठीक है, तार से जोड़ देते हैं तो वो ऊर्जा उसमें विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, और जब ये विद्युत ऊर्जा बल्ब में जाती है तो प्रकाश के रूप में बदल जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो वैद्युत रासायनिक ऊर्जा थी वो वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा जो है जब बल्ब में गई तो प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गई। इसी प्रकार जो है हम जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो जो हमारी विद्युतीय ऊर्जा होती है वो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो क्या होता है कि ऊर्जा का केवल परिमाण जो है, ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, बल्कि इसके रूप को बदल देते हैं। जो हमारे पास निकाय में, किसी निकाय में जितनी भी ऊर्जा है वो ऊर्जा केवल जो है उसके रूप को बदल सकते हैं, ठीक है, उसके परिमाण को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। इसी प्रकार दूसरी भौतिक राशि है संवेग, संवेग संरक्षण। क्या होता है कि जब भी कोई पिंड गतिमान होता है तो उसके पास द्रव्यमान और वेग, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, संवेग, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो यदि कोई निकाय, यदि किसी निकाय पर या निकाय का जो है समुदाय हो और उस पर जो है बाह्य बल ना लगे,
यदि किसी पिंड पर, हम ये कहें कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है। सपोज कि मान लीजिए कि हमने यहाँ से एक पिंड जो है ऐसे छोड़ा, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ऐसे आता है और ये चल करके यहाँ पर कहीं रुक जाता है। जब इसकी सतह को और चिकना करते हैं, फिर यहाँ से छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये और दूर जाता है, तब जा कर के रुकता है। इसी तरह से ये सतह क्या होती है, इसको चलने से रोक रही है। अगर ये सतह चलने से ना रोके, ये सतह चलने से ना रोके, एकदम परफेक्टली चिकना हो और कोई ऐसा बल ना हो बाहर का जो इसे रोक रहा हो, तो इस कंडीशन में अगर इसको एक बार चला दिया जाएगा तो ठीक है, इस कंडीशन में ये आगे चलता रहेगा। यानी कि इसका संवेग जो है, संवेग को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग। तो अगर ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा, अर्थात हम ये कहेंगे कि इसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसके चलने से द्रव्यमान में परिवर्तन होगा नहीं। जब कोई इसे रोकेगा नहीं तो एक निश्चित वेग से चलता हुआ चला जाएगा, इसके वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि संवेग क्या है, संरक्षित है। तो अगर कोई पिंड चल रहा है और उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उसका संवेग क्या है, संरक्षित है। ठीक है, इस शर्त के साथ ही लागू होता है कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, तो संरक्षण के लिए क्या होता है, कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के अनुसार जो है ये संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है, किसी पिंड का द्रव्यमान भी संरक्षित होता है। ठीक है, अगर हम दो अभिकारक लें जैसे ए और बी, अगर ये क्रिया कर रहे हैं, सी और डी बना रहे हैं, और इनके द्रव्यमान को हम लोग क्या करें, तौल लें। अगर इनका द्रव्यमान 100 ग्राम पहले है अभिक्रिया के पहले, तो अभिक्रिया के बाद भी कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। अर्थात जब इनका रूप आकार सब कुछ बदल गया तब भी इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी क्या है, संरक्षित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है। इसके पश्चात चौथा है द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण ये क्या होता है। ठीक है, तो एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम आइंस्टीन है, उन्होंने बताया हमको कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग भौतिक राशियां नहीं हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा दो भौतिक राशियां नहीं हैं, बल्कि एक ही भौतिक राशि के दो रूप हैं। ये चीज़ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए। ठीक है, और उसे समझाया भी उन्होंने। ठीक है, जब परमाणु बम का विस्फोट होता है तो क्या होता है, उसमें कुछ द्रव्यमान नष्ट होता है। ठीक है, और उस द्रव्यमान के नष्ट होने के नाते इतनी अपार ऊर्जा मिलती है। ठीक, जब हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलते हैं तो क्या होती है, ये ऊर्जा फैलती है। तो ऊर्जा क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है द्रव्यमान का विस्तृत रूप, फैला हुआ रूप है। ठीक है, अगर इसी ऊर्जा को हम ऐसे बटोर दें, इसी ऊर्जा को हम बटोर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है द्रव्यमान क्या है, हम ये कह सकते हैं द्रव्यमान ऊर्जा का संकुचित रूप है। ठीक, और ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान का एक विस्तृत रूप है। जब हम द्रव्यमान को ऐसा फैला देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब इसे फैला देते हैं तो वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से उन्होंने ये संबंध स्थापित किया, ये बताया कि ये दो चीज़ें अलग नहीं होती, बल्कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एक ही भौतिक राशि के दो रूप। आप चाहें तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और चाहें तो ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, E = mc²। इस समीकरण के अनुसार क्या होता है कि यदि m द्रव्यमान की क्षति हो रही है तो ऊर्जा कितनी होगी, द्रव्यमान क्षति और ये प्रकाश के वेग के वर्ग का गुणनफल, इसके बराबर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये c क्या है, प्रकाश का वेग है।
अब इसी तरह से सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर 1 ग्राम ऊर्जा क्षति हो रही है, 2 पिंड ऐसे हैं जो टकरा रहे हैं आपस में और उसके कारण से क्या होती है, 1 ग्राम की ऊर्जा उनमें क्षति हो जाती है। 1 ग्राम ऊर्जा अगर क्षति हो रही है, कितना ग्राम, m बराबर कितना हो जाए 1 ग्राम, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अगर 1 ग्राम की ऊर्जा अगर आप क्षति कर रहे हैं तो इस कंडीशन में उत्पन्न ऊर्जा देखिए, m 1 ग्राम है, इसे किलोग्राम में बदलें तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर 1000 से भाग देना होगा। और प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर हमको रखना पड़ेगा, ठीक है, पर क्योंकि प्रकाश के वेग का वर्ग। और इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, ये 8 दूना 16, और 16 में से अगर आप जो है 3 को कम कर दें, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में से अगर 3 आप कम करें तो 13। देखिए अगर आप 1 ग्राम का द्रव्यमान नष्ट कर रहे हैं तो 10⁻13 जूल एनर्जी नष्ट होगी। तो इस तरह से द्रव्यमान की क्षति में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब लास्ट क्या है, आवेश संरक्षण। तो आवेश भी संरक्षित होता है, आवेश भी संरक्षण के नियमों का पालन करते हैं। किस तरह से होता है, देखिए एक परमाणु के लिए हमने पढ़ा है कि उसके नाभिक में धनावेश होता है और नाभिक के बाहर क्या होता है, ऋणावेश होता है। नाभिक के अंदर धनावेश और नाभिक के बाहर क्या होता है, इस तरह से ऋणावेश। जितने ऋणावेश होते हैं उतने क्या होते हैं, धनावेश। अगर इन ऋणावेशों और धनावेशों को जोड़ने हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऋणावेश कितने हैं, 2 हैं, और धनावेश कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से अगर हम इन्हें जोड़ें तो ये धनावेश कितने हैं, +2 में है, और ऋण आवेश कितने हैं, -2 आवेश ऋण है। अगर इनको जोड़ा जाए तो नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेट आवेश कितना है, 0 है। तो इस तरह से जो है किसी भी निकाय का नेट आवेश कितना रहेगा, 0 रहेगा। नेट आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें से ये नाभिक है और इसमें जो है ये ऋण आवेश है और ये क्या है, धन आवेश है। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी में चला जाए, किसी दूसरे में चला जाए, ठीक है, किसी दूसरे में चला जाए, जैसे मान लीजिए इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाता है तो इस पर जो है प्लस का आवेश और इस पर कैसा आ जाता है, माइनस का आवेश। जब ही इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें से इसमें जाएगा तो एक पर प्लस का और दूसरे पर माइनस का, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर जो है प्लस का और जिसमें जाता है उस पर माइनस का आवेश। तो अब क्या देख रहे हैं, परमाणु का नेट आवेश 0 तो है, इसका भी 0 रहेगा और इसका भी 0 था, ठीक है। लेकिन जब इस पर जो है इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर एक आवेश प्लस का, इस पर एक आवेश कैसा आया, माइनस का आया। अब इस पर जो है अगर आवेश को जोड़ा जाए +1 और -+1 तो नेट आवेश कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो निकाय में क्या होता है, किसी भी निकाय के लिए नेट आवेश कितना रहता है, 0 रहता है। कोई भी विलग निकाय है, ठीक है, तो उसका नेट आवेश क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो आवेश भी क्या करते हैं, संरक्षण के नियमों का पालन करते हैं। मतलब क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अर्थात प्रकृति में आवेश भी संरक्षण के नियमों का पालन करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो है ऊर्जा संरक्षित होती है, जो है संवेग संरक्षित होता है, द्रव्यमान संरक्षित होता है। तो इसके बाद जो है आइंस्टीन ने जो बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा इसका टोटल परिमाण संरक्षित होता है, ठीक है, और आवेश भी क्या होता है, संरक्षित होता है। इस तरह से जो है कुछ निश्चित शर्तों के साथ जो है कुछ भौतिक राशियां ऐसी हैं जो समय के साथ बदलती नहीं हैं, अर्थात वे संरक्षित रहती हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।